नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसएनडी सोशियोलॉजी क्लासेस पर। और मैं आप ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग अच्छे से पीजीटी की तैयारी में लगे होंगे। और अभी जो हम लोग देख रहे हैं वह है यूपी पीजीटी 2016 का प्रश्न पत्र, जिसमें तीन पार्ट हम लोग देख चुके हैं और चौथा पार्ट है यह यूपी पीजीटी जीआईसी नेट समाजशास्त्र से जितने भी पेपर होते हैं वहाँ हर पेपर के लिए यह कारगर होगा। आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए एवं इस क्लास को देखते रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जो भी त्रुटियाँ हों कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, मैं उसे ज़रूर सुधार करूँगा आने वाले क्लासेस में। तो आज चौथा पार्ट हम शुरू करते हैं और इसमें ये ख़त्म हो जाएगा। आज का पहला प्रश्न है, समाज बनता है ऑप्शन ए है व्यक्तियों से, ऑप्शन बी है संस्थाओं से, ऑप्शन सी है व्यक्तियों के संबंधों से, ऑप्शन डी है समितियों से। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, व्यक्तियों के संबंधों से, क्योंकि आपको एक परिभाषा याद होगी जिसे मैकआयरन पेज ने कहा था कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इससे स्पष्ट होता है कि जो व्यक्ति हैं उनके संबंधों से ही समाज का निर्माण होता है एवं उनकी अंतःक्रिया से ही समाज का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी शब्द की खोज कब हुई? ऑप्शन ए है 1914, ऑप्शन बी है 1919, ऑप्शन सी है 1938 और ऑप्शन डी है 1947। तो इसमें ऑप्शन में कोई नहीं सही, क्योंकि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र शब्द की खोज वर्ष 1838 में हुई थी। आयोग इस प्रश्न को गलत दे दिया था, मिसप्रिंट हो गया था, तो इसको बाहर कर दिया गया था, इसे काउंट नहीं किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। जो समाजशास्त्र है इसके बारे में हम देख लेंगे। समाजशास्त्र 1838 में अगस्त काम्ट के प्रयासों से आया। जिस पुस्तक में आया उस पुस्तक का नाम था पॉजिटिव फिलॉसफी। पॉजिटिव फिलॉसफी 1830 से यह लेकर 42 तक लिखी गई। इसी पुस्तक में समाजशास्त्र शब्द का प्रतिपादन किया गया एवं 1838 में जो यह पॉजिटिव फिलॉसफी थी यह 6 खंडों में प्रकाशित हुई थी। इसलिए इसमें लग रहा होगा कि 1830 में जब इस पुस्तक को लिख दिया गया तो इस पुस्तक में इसका नाम आया, तो पहले क्यों नहीं आया? तो यह 6 खंडों में प्रकाशित हुई थी, इसलिए इसे 1838 में समाजशास्त्र नाम अगस्त काम्ट द्वारा दिया गया। अब जो समाजशास्त्र है यह इसका अर्थ है समाज का विज्ञान। तो यह दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है। जैसे सोशियस यह लैटिन भाषा का है जिसका अर्थ होता है समाज, और लोगोस इसका अर्थ है, यह ग्रीक भाषा का है, इसका अर्थ होता है शास्त्र या विज्ञान। इस तरह से समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है समाज का विज्ञान या समाज का शास्त्र। इसके आगे हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए है कूले, ऑप्शन बी है डेविस, ऑप्शन सी है मार्क्स, ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, किंग्सले डेविस। जो सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारवादी सिद्धांत है उसे डेविस एवं मूर ने दिया था। उनका मानना है कि सामाजिक स्तरीकरण समाज की ज़रूरतों की उपज है, न कि व्यक्तियों की ज़रूरतों का। लेकिन इसकी आलोचना करते हुए ट्यूमिन ने कहा था कि डेविस एवं मूर की आलोचना करते हुए ट्यूमिन ने कहा था कि यह समाज की ज़रूरत नहीं है, यह व्यक्तियों की ज़रूरत है, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं है। जैसे कि डेविस एवं मूर का कहना था कि जैसे उन्होंने उदाहरण एक दिया था डॉक्टर का, कि एक डॉक्टर है तो वह एक नर्स के एवज में ज़्यादा समय, ज़्यादा पैसा और ज़्यादा दिमाग खर्च किया है, इसलिए उसे कंपनसेशन के तौर पर अच्छी सुविधा और अच्छे वेतनमान मिलने चाहिए। इसका विरोध करते हुए ट्यूमिन ने कहा कि अगर एक डॉक्टर, हम मान लेते हैं कि डॉक्टर अगर है और उसमें नर्स न रहे, सफाई करने वाला न रहे, सिर्फ डॉक्टर को एक हॉस्पिटल दे दिया जाए, तो क्या इस व्यवस्था को अच्छी स्थिति में चला पाएगा? उसको चला पाएगा अच्छी स्थिति में? ऐसे ही ट्यूमिन ने इसका घोर विरोध किया एवं कहा कि यह समाज की ज़रूरत नहीं है, यह व्यक्तियों की ज़रूरत है, क्योंकि अवसर तो सबको मिलना चाहिए और मिलता भी है। तो इसलिए सभी लोग अपने स्तर पर अच्छा काम करते हैं और सबको समान वेतन या समान कंपनसेशन मिलना चाहिए। आगे हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, किसने कहा? ऑप्शन ए है डेविस, ऑप्शन बी है मैकआयरन पेज, ऑप्शन सी है जिन्सबर्ग, ऑप्शन डी है आगमन निमकाफ। इस प्रश्न को
यह प्रश्न सही है, क्योंकि इस प्रश्न का ऑप्शन आगमन निम्न निम्नलिखित होगा। यह उस समय आयोग इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ, क्योंकि इसे जीआईसी में सही माना गया है। जीआईसी में और असिस्टेंट प्रोफेसर में ऑप्शन डी आगमन निम्नलिखित को ही सही माना गया है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। आप लोग उसे लगा कर आइए, अगर आयोग को लगेगा तो वह रखेगा, नहीं तो उसे अकाउंट से बाहर कर देगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सा प्रकार उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? ऑप्शन ए है ब्रह्म विवाह, ऑप्शन बी है दैव विवाह, ऑप्शन सी है गांधर्व विवाह और ऑप्शन डी है आर्ष विवाह। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह एक प्रकार का प्रेम विवाह है, जिसे उत्कृष्ट विवाह नहीं कहा जाता है। आज का जो उस प्राचीन समय का गांधर्व विवाह, आज का प्रेम विवाह ही उसे कहा जाता है। हिंदू विवाह 8 प्रकार के थे, 4 प्रशस्त कोटि के और 4 उत्कृष्ट कोटि के और 4 निम्नकृष्ट कोटि के थे। जिसमें 4 उत्कृष्ट कोटि के थे उसमें ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह था। बाकी जो निम्नकृष्ट के निम्न स्थिति के विवाह थे वह उसमें था गांधर्व विवाह, असुर विवाह, पैशाच विवाह और राक्षस विवाह था। आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है। किसने परिभाषित किया? ऑप्शन ए आर देसाई, ऑप्शन बी है युगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी है एम.एन. श्रीनिवास और ऑप्शन डी है एस.सी. दुबे। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास का विचार है कि धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है कि जो पहले कुछ धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है। यह कहना था एम.एन. श्रीनिवास का। आगे प्रश्न देखते हैं। ऐच्छिक सदस्यता संबंधित है, ऑप्शन ए है समुदाय से, ऑप्शन बी है समिति से, ऑप्शन सी है संस्था से, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, समिति से। समिति एक ऐसा संगठन है जो प्रायः विशेष स्वार्थों एवं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है। जो समुदाय है उसमें सदस्यता अनिवार्य होती है और समुदाय मूर्त होता है। जो संस्था है यह अमूर्त है, इसमें सदस्यता नहीं इंगित होती है। यह विधि विधानों एवं नियमों कानूनों मूल्यों का यह एक पुंज है। आगे हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रकारवाद के अध्ययन से जुड़ा है? ऑप्शन ए है अगस्त काम्ट, ऑप्शन बी है विल्फ्रेड पैरेटो, ऑप्शन सी है आर के मर्टन, ऑप्शन डी है ई.एस. बोगार्डस। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, मर्टन जो है वो प्रकारवाद के अध्ययन से जुड़े हैं। प्रत्यक्षवाद अगस्त काम्ट का है, प्रकारवाद जो है वह मर्टन का है। मर्टन का प्रकारवाद उनकी पुस्तक सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में प्रतिपादित हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रकारवाद का सूत्र भी दिया था जिसमें उन्होंने प्रकट प्रकार, अप्रकट प्रकार, अकार्य प्रकार्य, दुष्प्रकार्य, इस तरह की कुछ शब्दों का उल्लेख किया था एवं इनका अर्थ अलग अलग उन्होंने बताया था। इतना ही नहीं, यह एनोमी की अवधारणा से भी जुड़े हुए थे। एनोमी की सबसे पहले अवधारणा दुर्खिम ने दिया, उसके बाद इसका व्याख्या एवं अलग तरीके से उसको समाज के परिप्रेक्ष्य में विस्तारित करने का श्रेय मर्टन को जाता है। मर्टन ने मध्य अभिसीमा सिद्धांत की अवधारणा भी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो पहले के शुरुआती समाजशास्त्री हैं उन्होंने अध्ययन का क्षेत्र बहुत व्यापक रखा है। इसके उलट उसके बाद के कुछ वैज्ञानिकों ने अध्ययन का क्षेत्र बहुत छोटा रखा। तो इन्होंने कहा कि न छोटा और बड़ा, मध्य का एक हम रास्ता निकालें और मध्य अभिसमय सिद्धांत की अवधारणा इन्होंने दिया था। इन्होंने प्रकार्यात्मक विकल्प की बात कही थी। अगला प्रश्न है, प्रकट प्रकार तथा अप्रकट प्रकार का वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन है मेलिनोव्स्की, ऑप्शन बी है मर्टन, ऑप्शन सी है स्पेंसर, ऑप्शन डी है दुर्खिम। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, मर्टन। अब मैंने अभी ऊपर वाले प्रश्न में बताया कि प्रकट प्रकार, अप्रकट प्रकार अकार्य, इस तरह के कुछ अवधारणा, दुष्प्रकार की अवधारणा मर्टन ने दिया था। आगे हम देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। प्रकट और अप्रकट प्रकारों की अवधारणा मर्टन की है। प्रकट प्रकार किसी व्यवस्था के अनुकूलन में सहायक व वस्तुनिष्ठ परिणाम है। अप्रकट प्रकार न तो मान्य होते हैं और न ही इच्छित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है सीमेल, ऑप्शन बी है टानिज, ऑप्शन बी है हाबाउस, ऑप्शन सी है टानिज, ऑप्शन डी है वानवीज। तो इसमें ऑप्शन बी सही है हाबाउस। हाबाउस जो है वह समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं। जो एल.टी. हाबाउस हैं समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं, जबकि सीमेल, टानिज और वानवीज स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं। यह जो संप्रदाय है स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक, वह समाजशास्त्र के दो प्रमुख संप्रदाय हैं। जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है उसके प्रतिपादक सीमेल हैं। अन्य समर्थकों में जैसे टानिज, वानवीज, वेबर, पार्क, बर्गेस, यह सब लुइसविर्थ, यह सब नाम आते हैं, जिसे जर्मन संप्रदाय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जाति को एक बंद वर्ग के रूप में वर्णित किया है? ऑप्शन ए है आर के मुखर्जी, ऑप्शन बी है डी पी मुखर्जी, ऑप्शन सी है डी एन मजुमदार, ऑप्शन डी है ए आर देसाई। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, डी एन मजुमदार। डी एन मजुमदार ने जाति को एक बंद वर्ग के रूप में देखा था। इतना ही नहीं, इसका अर्थ है कि भारतीय जाति व्यवस्था में जाति बदलना या अन्य जाति में शामिल होना संभव नहीं है। यह एक बंद वर्ग के समान है जिसमें बाहर निकलना व शामिल होना असंभव है। इतना ही नहीं, जाति एक बंद व्यवस्था के रूप में इसका उल्लेख वेबर ने किया था। आगे हम देखते हैं, सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है वर्ण, ऑप्शन बी है जाति, ऑप्शन सी है शक्ति, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। सामाजिक स्तरीकरण का आधार वर्ण, जाति एवं शक्ति पर आधारित है। वर्ग पर, इस वर्ण को ही वर्ग कहा गया। तो यह जो सोरोकिन और वेबर थे, उन्होंने सामाजिक स्तरीकरण के त्रिआयामी सूत्रों का प्रतिपादन किया था। उसी वेबर के प्रतिरूप या मॉडल को भारत में स्तरीकरण के रूप में आंद्रे वित्ते ने प्रयोग किया, जिसे उन्होंने जाति, वर्ग, कास्ट, क्लास एंड पावर में विभाजित किया था। आगे हम प्रश्न देखते हैं। वेबर को मैं कई बार बता चुका हूँ। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए है ग्रीन, ऑप्शन बी है वेबर, ऑप्शन सी है मैकाइबर, ऑप्शन डी है जॉनसन। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, मैकाइबर एवं पेज ने सहयोग को निम्न दो भागों में बांटा, प्रत्यक्ष सहयोग एवं अप्रत्यक्ष सहयोग। प्रत्यक्ष सहयोग होता है दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा समूह समान उद्देश्य के लिए साथ मिलकर समान कार्य करें, तो इसे प्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। जैसे आम चुनाव में किसी प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए कुछ लोगों का मिलकर प्रचार करना। अप्रत्यक्ष सहयोग क्या होता है? जब किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग करने वाले लोग असमान व भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करते हैं, तो इसे अप्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। जैसे अस्पताल में विभिन्न कर्मचारियों द्वारा किया गया सहयोग, क्योंकि मान लीजिए उसमें कुछ लोग नर्स होते हैं, वह मतलब ऑपरेशन का सामान पहुंचाते हैं, ऑपरेशन डॉक्टर करता है और अन्य तरह की उसमें सुविधाएं दी जाती हैं अन्य लोगों द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया? ऑप्शन ए है सीमेल, ऑप्शन बी है बर्गेस, ऑप्शन सी है रॉस, ऑप्शन डी है वानवीज। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, बर्गेस। समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया का प्रदर्शन बर्गेस ने किया। सामाजिक प्रगति अच्छाई की ओर होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियां होती हैं। ऑप्शन ए है मनुष्य द्वारा निर्मित, ऑप्शन बी है ईश्वर द्वारा प्रदत्त, ऑप्शन सी है अर्जित, ऑप्शन डी है प्रदत्त। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, अर्जित। आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियां अर्जित होती हैं। अर्जित परिस्थिति व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है। और जब आया है तो मैं बता दूं कि यह अर्जित परिस्थिति एवं प्रदत्त परिस्थिति की अवधारणा लिंटन ने दिया था। सामाजिक परिस्थिति को दो भागों में बांटा, प्रदत्त परिस्थिति एवं अर्जित परिस्थिति। इतना ही नहीं, उन्होंने एक साथ परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा भी दिया था। परिस्थिति का सर्वप्रथम उल्लेख वेबर ने किया एवं भूमिका का सर्वप्रथम उल्लेख नैडल ने किया था, लेकिन इन दोनों को मिलाकर सबसे पहले लिंटन ने एक साथ दिया था। आगे हम प्रश्न देखते हैं। मार्गन ने उद्विकासीय क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, 5 प्रकार के परिवारों का इन्होंने उल्लेख किया था। ऑप्शन ए इसमें पहला है, मार्गन ने उद्विकासीय परिवार के निम्न 5 प्रकारों का उल्लेख किया। पहला है समृद्ध परिवार, दूसरा है समूह विवाह परिवार,
ऑप्शन सी है सिंडिस्मियन परिवार, ऑप्शन सी चौथा इसमें है पितृसत्तात्मक परिवार और पांचवा है एक विवाही परिवार। आगे प्रश्न देखते हैं, गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की? ऑप्शन ए है R.H. लॉबी, ऑप्शन बी है ऑस्कर लेविस, ऑप्शन सी है जॉन रेक्स और ऑप्शन डी है गुनार मेडल। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, ऑस्कर लेविस। ऑस्कर लेविस जो है उन्होंने गरीबी की संस्कृति की अवधारणा को विकसित किया था। गरीबी की संस्कृति का प्रतिपादन ऑस्कर लेविस ने अपनी पुस्तक लाविडा में अमेरिका के 5 गरीब परिवार का अध्ययन करके किया है और कहा कि ये 5 परिवार अपनी गरीबी को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने मैक्सिको का अध्ययन किया था जो अमेरिका में ही है। तो इन्होंने कहा कि गरीबी जो है वह पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है, इसीलिए वह एक संस्कृति का रूप धारण कर लेती है और गरीबी खत्म नहीं होती है परिवारों से। आगे प्रश्न है, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया है? ऑप्शन ए है रेडफील्ड, ऑप्शन बी है क्रोवर, ऑप्शन सी है डेनियल थार्नर और ऑप्शन डी है M.N. श्रीनिवास। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, डेनियल थार्नर ने भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान एवं मजदूर के रूप में किया था। आगे प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, कुलीय द्वारा वर्णित प्राथमिक समूहों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है परिवार, ऑप्शन बी है स्कूल, ऑप्शन सी है पड़ोस, ऑप्शन डी है बच्चों के खेल समूह। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, स्कूल। परिवार, पड़ोस और बच्चों का खेल समूह यह प्राथमिक समूह है। प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले ने दिया, द्वितीय समूह की भी अवधारणा उनके साथ जोड़ दी जाती है, लेकिन अगर देखें तो द्वितीय जो समूह है उसको बिरस्टीड एवं गिन्सबर्ग ने प्रतिपादित किया था एवं उसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया था। आगे हम प्रश्न देखते हैं, जो स्कूल है वह द्वितीयक समूह है। चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है कूले, ऑप्शन बी है गुरविच एवं मूर, ऑप्शन सी है लेपियर, ऑप्शन डी है मैनहेम। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, कूले द्वारा। चेतन एवं अचेतन नियंत्रण जो है वह कूले एवं बनार्ड द्वारा दिया गया। कभी कभी बनार्ड का भी नाम आता है, तो उसमें बनार्ड को भी हम सही मानेंगे। जैसे चेतन नियंत्रण क्या आता है, जिसे हम सक्रिय अवस्था कहते हैं। जब हम सोच विचार तर्क करके निर्णय लेते हैं तो बहुत सचेत और डरे हुए होते हैं, जैसे पहली बार ड्राइविंग सीखना। और दूसरा है अचेतन, जब हम किसी बात को जान लेते हैं और विश्वास कर लेते हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, तो हमारा मन उससे हकीकत में ढाल लेता है। जैसे बच्चों का मन माता पिता पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता है। आगे हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ प्रकार्यात्मक साहचर्य है किसने कहा? ऑप्शन ए है S.N.J. स्मेल्सर, ऑप्शन बी है A.T. जोन्स, ऑप्शन सी है यन जैकब और ऑप्शन डी है W.E. मुरे। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, W.E. मुरे। W.E. मुरे ने कहा कि आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ प्रकार्यात्मक साहचर्य है, क्योंकि जो मुरे हैं वह प्रकार्यात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। यह जो भी बात करेंगे प्रकारवाद के परिप्रेक्ष्य में ये लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न है, जाति का आधार क्या है? ऑप्शन ए है धर्म, ऑप्शन बी है जन्म, ऑप्शन सी है प्रतिष्ठा, ऑप्शन डी है अनुष्ठान। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, जन्म। जाति जन्म पर आधारित होती है। जो जाति है वह जन्म पर आधारित है और वह प्रदत्त सामाजिक परिस्थिति है। आगे प्रश्न देखते हैं, समाजशास्त्रीय क्षेत्र में किसी अन्य लेखक की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक सिद्धांतों ने अधिक विवाद उत्पन्न किए। यह किसने कहा था? ऑप्शन ए है E.S. बोगार्डस, ऑप्शन बी है P.A. सोरोकिन, ऑप्शन सी है बिरस्टेड, ऑप्शन डी है S.F. मार्विन। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, E.S. बोगार्डस। बोगार्डस ने कहा था कि सामाजिक क्षेत्र में किसी अन्य लेखक की अपेक्षा स्पेंसर के सामाजिक सिद्धांतों ने अधिक विवाद उत्पन्न कर दिए, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे विवादित अध्ययन कर दिए जिससे समाज में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई एवं सिद्धांतों में मतभेद की प्रक्रिया होने लगी। क्योंकि इन्होंने कह दिया कि जो समाज है उसका विकास मनुष्य के शारीरिक अंगों के विकास के जैसे ही होता है। आगे प्रश्न है, धर्म वास्तविक है परंतु धर्म ईश्वर धर्म का सार नहीं है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है कांट का, ऑप्शन बी है स्पेंसर का, ऑप्शन सी है वेबर का और ऑप्शन डी है दुर्खिम का। तो धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, यह
इस प्रश्न को बाहर कर दिया गया क्योंकि इस प्रश्न का जो फॉर्मेशन है वह गलत तरीके से प्रश्न गलत लिख दिया था, इसलिए इसको बाहर कर दिया गया था। आगे प्रश्न है, देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है अपनी मृत पत्नी की बहन से। गलत। ऑप्शन बी है उच्च जाति की स्त्री से, भी गलत। ऑप्शन सी है निम्न जाति की स्त्री से, भी गलत है। और ऑप्शन डी है अपने मृत भाई की विधवा से, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। अपने मृत भाई की विधवा से जब विवाह करता है तो उसे देवर विवाह कहते हैं। निम्न जाति की स्त्री से विवाह करेगा तो अनुलोम विवाह होगा, उच्च जाति की स्त्री से विवाह करेगा तो प्रतिलोम विवाह होगा, अपनी मृत पत्नी की बहन से विवाह करेगा तो सेरोरेट विवाह कहा जाएगा। और जो अपने मृत भाई की विधवा से करेगा इसे लेविरेट विवाह कहा जाता है। आगे हम प्रश्न देखते हैं। अपराधी जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत का समर्थक कौन है? ऑप्शन ए लोम्ब्रोसो, ऑप्शन बी है चार्ल्स गोरिंग, ऑप्शन सी है E.H. सदरलैंड और ऑप्शन डी है W. रेकलेस। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, सी लोम्ब्रोसो। लोम्ब्रोसो जो है उन्होंने अपराधी जन्मजात होते हैं, यह अपराधी जन्मजात होते हैं इसका सिद्धांत दिया था। यह प्रारूपवादी संप्रदाय से संबंधित हैं। इतना ही नहीं, लोम्ब्रोसो को आधुनिक अपराध शास्त्र का जनक भी माना जाता है। लेकिन इसके उलट जो E.H. सदरलैंड है उन्होंने श्वेतवंशन अपराध की अवधारणा दी एवं उन्होंने कहा कि अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। और उन्होंने कहा, और यह समाजशास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित रहे हैं। जो लोम्ब्रोसो हैं इनके बारे में हम देख लेते हैं। लोम्ब्रोसो ने कहा, यहाँ गलत लिखा हो कि अपराधी जन्मजात होते हैं, वे बनाए नहीं जाते, यह कहा था लोम्ब्रोसो ने। इन्होंने कहा कि अपराधी जन्म से ही विशिष्ट प्रकार के व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार के अपराधियों को उनकी विशिष्ट शारीरिक असामान्यताओं और विकृतियों द्वारा पहचाना जा सकता है। लोम्ब्रोसो के बहुधा आधुनिक प्रत्यक्षवादी अपराध शास्त्र का जनक माना जाता है। उन्हें आपराधिक मानव शास्त्र का प्रणेता भी माना जाता है। यह लोम्ब्रोसो ने ही कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया? ऑप्शन ए है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है मेलिनोवस्की, ऑप्शन सी है दुर्खिम और ऑप्शन डी है जेम्स फ्रेजर। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, दुर्खिम। दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति में विद्यमान टोटम का अध्ययन किया एवं धर्म का प्रारंभिक स्वरूप टोटमवाद को माना। एवं इन्होंने वहीं पर एक पुस्तक लिखी थी, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो 1912 में पुस्तक लिखी गई थी एवं उसी पुस्तक में धर्म संबंधी अपने सिद्धांत को इन्होंने दिया था। इतना ही नहीं, इन्होंने टोटम किसे कहा जाता है इसको भी परिभाषित किया था। टोटम जैसे कि एक पवित्र वस्तु, जीव, पूर्वज या कोई जानवर या कोई वृक्ष भी हो सकता है, यह दुर्खिम ने कहा था। उसके साथ साथ दुर्खिम ने धर्म को दो भागों में बांटा, पवित्र एवं अपवित्र। जो पवित्र चीज़ें होती हैं उसका पूजा किया जाता है एवं वह धर्म का धीरे धीरे आगे चलकर स्वरूप ले लेता है, यह कहना था दुर्खिम का। दुर्खिम ने कहा कि जो राज्य है या समाज है वह ईश्वर ही है, या ईश्वर का प्रतीक है। धरती पर समाज जो है वह ईश्वर का प्रतीक है, यह कहना था दुर्खिम को। अगला प्रश्न है, घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्राथमिक समूह, ऑप्शन बी है द्वितीयक समूह, ऑप्शन सी है संदर्भ समूह, ऑप्शन डी है अंतः समूह। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, द्वितीयक समूह। द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है जिससे इसमें आमने सामने का संबंध नहीं पाया जाता है तथा इसमें घनिष्ठता एवं निकटता का अभाव होता है। जो प्राथमिक समूह है इसकी अवधारणा कूले द्वारा दी गई थी। संदर्भ समूह की अवधारणा मर्टन द्वारा दिया गया था एवं समाजशास्त्र में संदर्भ समूह का अवधारणा मर्टन द्वारा दिया गया था। अंतः समूह एवं बाह्य समूह की अवधारणा समनर ने समूहों को दो भागों में बांटकर दिया था। आगे हम प्रश्न देखते हैं, रेंटियर वर्ग की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए है मार्क्स, ऑप्शन बी है वेबलेन, ऑप्शन सी है स्पेंसर, ऑप्शन डी है पैरेटो। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, पैरेटो। रेंटियर वर्ग और सट्टेबाज की अवधारणा पैरेटो ने दी है। पैरेटो ने कहा कि जो रेंटियर वर्ग है या रेंटियर वर्ग और सट्टेबाज दो भागों में इन्होंने बांटा था। इतना ही नहीं, इन्होंने संभ्रांत शासक वर्ग एवं अशासक वर्ग में भी वर्गों को विभाजित किया था। उसके साथ ही पैरेटो ने
क्रिया को दो भागों में, तार्किक क्रिया एवं अतार्किक क्रिया में बांटा था। सामाजिक क्रिया को इन्होंने दो भागों में बांटा, तार्किक क्रिया एवं अतार्किक क्रिया। आगे हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नांकित में किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान संबंधी व्यवस्था की वकालत की है? ऑप्शन ए है मजूमदार, ऑप्शन बी है एन के बोस, ऑप्शन सी है एल्विन, ऑप्शन डी है घुरिये। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, बेरियर एल्विन। एल्विन ने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान की व्यवस्था की थी। इन्होंने कहा था कि जो जनजातियाँ हैं उनके पृथक्करण की नीति अपनाई जाए, उनके साथ पृथक्करण की नीति अपनाई जाए, क्योंकि उनकी संस्कृति, विरासत एवं उनके रीति रिवाज, संस्कृति को अलग ही रखा जाए, क्योंकि वह हिंदू समाज के साथ या किसी भी सभ्य समाज के साथ उनका अगर मेल मिलाप बढ़ा या आत्मसातकरण हुआ तो इस प्रक्रिया में उनकी संस्कृति छिन्न भिन्न हो जाएगी। इसका विरोध करते हुए घुरिये ने कहा कि नहीं, उनको हिंदू समाज में आत्मसात कर लेना चाहिए, यानी कि आत्मसातकरण की अवधारणा जनजातियों के परिप्रेक्ष्य में घुरिये द्वारा दिया गया था। आगे प्रश्न देखते हैं। संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है। ऑप्शन ए है, किसने कहा? ऑप्शन ए है ब्रिस्टेट, ऑप्शन बी है हॉवेल, ऑप्शन सी है कूले, ऑप्शन डी है ई.टी. हिलर। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, ई ए हॉवेल ने कहा कि संस्कृति वह है जो ब्रिस्टेट। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, ब्रिस्टेट। मैं गलत कर दिया, ऑप्शन ए इसमें सही है, ब्रिस्टेट। मैं गलती से बोल दिया, ऑप्शन ए सही है। ब्रिस्टेट ने कहा कि संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है। आगे प्रश्न देखते हैं। बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है। किसने परिभाषित किया? ऑप्शन ए है इलियट और मेरिल, ऑप्शन बी है कार्ल प्रीब्रास, ऑप्शन सी है मर्टन और ऑप्शन डी है ब्राउन। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, कार्ल प्रीब्रांस ने कहा कि बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य के करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है। आगे हम प्रश्न देखते हैं। वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 10। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 4 प्रकार के इन्होंने सामाजिक क्रिया बताए थे, जैसे तर्क संगत उद्देश्य या क्रिया, तर्क संगत क्रिया, मूल्य तर्क संगत क्रिया, भावात्मक क्रिया और परंपरागत क्रिया। इन्होंने 4 बताए थे सामाजिक क्रिया के प्रकार। इतना ही नहीं, इन्होंने जो अधिकार होता है या सत्ता होती है 3 प्रकार के बताए थे। पारंपरिक सत्ता, पहला पारंपरिक सत्ता बताया था, दूसरा नौकरशाही को इन्होंने तार्किक सत्ता बताया था, और तीसरा था चमत्कारी सत्ता इन्होंने बताया था। जिसने परंपरागत सत्ता में पहले के जो राजतंत्र था उसको रखा था कि राजा का बेटा ही अगला राजा बनेगा, और इन्होंने प्रत्यक्ष जो नौकरशाही या तर्क संगत सत्ता था उसमें इन्होंने कानूनी सत्ता जो था उसमें इन्होंने नौकरशाही को रखा, एवं चमत्कारी सत्ता में जैसे गांधी, नेल्सन मंडेला, जिसके पीछे जिसको लोग चमत्कार द्वारा उत्पन्न मानते हैं कि उनके चमत्कारिक व्यक्तित्व की वजह से समाज में कुछ अच्छे परिवर्तन या बदलाव आए हों। आगे हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत के जौनसा और बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार के विवाह की पद्धति प्रचलित है? ऑप्शन ए है एक विवाह, ऑप्शन बी है बहुविवाह, ऑप्शन सी है बहुपति विवाह और ऑप्शन डी है बहुपत्नी विवाह। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, बहुपति विवाह, क्योंकि जो जौनसा और की बाबर की खस जनजाति है उसमें भ्रातृक बहुपति विवाह एवं अभ्रातृक बहुपति विवाह पाया जाता है। यह विवाह खस, टोडा, कोटा, नायर जनजातियों में भी पाया जाता है। इतना ही नहीं, जो जौनसा की बाबर की खस जनजाति है वह अपने आप को पांडवों का वंशज मानती है। तो ऐसा उसमें मान्यता है कि जैसे पूरे पांडव मिलकर एक पत्नी को रखे थे, इसी तरह इसमें भी एक पत्नी के साथ कई पति रह सकते हैं, ऐसी इनकी मान्यता है। और
अपने आप को पांडवों का वंशज भी बाबर की जौनसौर की खस जनजाति अपने आप को मानती है। आज का लास्ट प्रश्न है और 2016 का भी ये लास्ट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा एक कथन एक संस्था का बोध कराता है? ऑप्शन ए है किसी स्थान पर लोगों का समूह, ऑप्शन बी है एक अनुमोदित कार्यशैली, ऑप्शन सी है कार्य प्रणाली के स्थापित नियम व दशाएं, ऑप्शन डी है कार्य संस्कृति का प्रदर्शन। तो इसमें ऑप्शन सी है कार्य प्रणाली के स्थापित नियम व दशाएं। संस्था मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि विधानों एवं कार्य प्रणालियों का वह संगठित रूप है जो समाज द्वारा मान्य होता है। और यह अदृश्य होता है। संस्था मूर्त होती है, संस्था मूर्त नहीं होती है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है। इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं स्थगित करते हैं और अब इसके बाद आगे के जो पेपर हुए होंगे उसको हम लोग देखेंगे। आप लोगों से यह निवेदन है कि आप लोग क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी गलतियां हुई हों उसको कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत कराएं कि आने वाले क्लासेस में इस तरह के गलतियां न हों। पूरा क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।